हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन की नेक्स्ट टर्म नॉर्मेलिटी। बात करते हैं डेफिनेशन की। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और dissolved in unit volume of solution. Total number of gram equivalents of solute present or dissolved in unit volume of solution. तो अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अगर बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी नॉर्मेलिटी की? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट की जगह अपन पुट कर चुके हैं एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर यहाँ आ जाता है। क्लियर? ये अपन फॉर्मूला पहले देख चुके हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स का। अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर दूँ, देन नॉर्मेलिटी का अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, और ये नीचे अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? ये अपने पास था किसका? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैंने पुट कर दिया। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करना है? वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये ग्राम इक्विवेलेंट था वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, और डिवाइड में क्या अपने पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैंने ऐसे डिफरेंट फ्रेम्स क्यों बनाए, उसका रीज़न है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को ध्यान से देखो। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोल। अरे यस और नो? और नीचे क्या रह गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? अब ये वाला फ्रेम क्यों बनाया मैंने, बताओ ध्यान से। दिस इज नोन एज मोलेरिटी, कैपिटल एम, इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये अपने पास आ गया रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी। क्लियर है? अगर बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मीन्स नॉर्मेलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोलेरिटी। वैलेंसी फैक्टर हमेशा 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 ऑलवेज या तो एक होगा या एक से ग्रेटर होगा। इट मीन्स नॉर्मेलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोलेरिटी। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है।
कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अब एक तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एक इसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर दें। क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन normality and molarity for H2SO4, और मैं कह दूँ 1m H2SO4 फॉर H2SO4 कह लो या 1m H2SO4। अगर मोलरिटी अपने को गिवन है तो क्या हम नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन निकालना हो तो भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा फॉर H2SO4 नॉर्मलिटी क्या होता, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर फॉर H2SO4, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। कितना है, 2। This is the relation between normality and molarity of H2SO4. Clear? Why the valency vector of H2SO4 is 2? Because its basicity is 2. Its valency means कि ये एसिड कितने H प्लस लिबरेट कर सकता है। तो यहाँ अपने पास बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी, 2। वैलेंसी फैक्टर इसका 2, इसने नॉर्मलिटी हो गई मोलरिटी इंटू 2। फिर मैंने क्वेश्चन कहा यहीं पे आगे कि 1m H2SO4, 1m H2SO4 गिवन है। अगर इसके लिए नॉर्मलिटी निकालता तो नॉर्मलिटी मोलरिटी की जगह 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये क्या 2n। क्लियर है, मोलरिटी गिवन है, नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इंटू वैलेंसी फैक्टर। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH in 500 ml solution, then find its normality। अगर इसकी नॉर्मलिटी फाइंड करनी होती तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ऊपर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH की अगर बात करते हैं तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40, 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की अगर बात करते हैं तो 500 डिवाइड बाय 1000, ये किस में हो गया, लीटर में, इनटू अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं तो NaOH की वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो NaOH इज अ बेस। बेस की अपने पास क्या होती है, एसिडिटी, और NaOH की एसिडिटी कितनी है, 1। एसिडिटी मीन्स हाउ मैनी OH माइनस लिबरेटेड बाय अ बेस। तो NaOH कितने अपने पास देगा, 1 OH माइनस देगा, इसलिए इसकी एसिडिटी 1। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3, ये आ गया 1/5। ये आ गई इसकी नॉर्मलिटी, या मैं कह दूँ 0.2n, या इसको लिखते हैं 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गई अपने पास नॉर्मलिटी। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है फॉर H3PO2, for H3PO2 what is the relation between N and M। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, तो
n इज इक्वल्स टू m, n इज इक्वल्स टू m इंटू 2, n इज इक्वल्स टू m इंटू 3 और n इज इक्वल्स टू m बाय 3। क्या रिलेशन होगा? ये चार ऑप्शंस अपने पास में हैं, तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H3PO2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी की अगर बात करते हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 और 3, तो इसकी बेसिसिटी है 1। क्लियर? अगर बेसिसिटी 1 है इसका मतलब इसका वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया? 1। अगर वैलेंसी वेक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? मोलरिटी। क्लियर है? अगर मैं कहता H3PO4, H3PO3, H3PO2 फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इनकी बेसिसिटी की अगर बात करते हैं तो इनकी बेसिसिटी है 3, 2, 1। क्लियर है? ये इनकी बेसिसिटी की वैल्यू मैंने लिख दी। H3PO4 कितने H प्लस लिबरेट करता है? 3, H3PO3 2 और H3PO2 1। क्लियर है? अब अगर मैं क्वेश्चन कहता, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ छोटा सा, H3PO4 प्लस NaOH gives NaH2PO4 plus H2O. What is the relation between normality and molarity of H3PO4? What is the relation between normality and molarity of H3PO4? ये छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास। तो अगर मैं कहता हूँ ऑप्शंस वापस से यही चारों अपने पास होते, n इज इक्वल्स टू m, n इक्वल्स टू m इंटू 2, n इक्वल्स टू m इंटू 3, n इक्वल्स टू m बाई 3। तो यहाँ इन जनरल बच्चे आंसर क्या देते हैं? n इक्वल्स टू m इंटू 3, यह आंसर बच्चे देते हैं। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? ये आंसर गलत है। फिर दिमाग में आता है कि अभी तो बताया कि H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब इसका वैलेंसी वेक्टर कितना हो जाएगा? वैलेंसी वेक्टर हो गया 3, तो यहाँ हो जाना चाहिए m इंटू 3। नहीं, यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिएक्शन गिवन है। अगर स्पेसिफिक रिएक्शन गिवन है, it means for this reaction you will define the valency factor. Condition is the reaction. अभी तक अपन बातें कर रहे थे कि कोई एसिड अगर यूज में आता है तो वो किस तरीके से मैक्सिमम H प्लस डोनेट कर रहा है सॉल्यूशन में। हाइपोथेटिकली अपन बातें कर रहे थे, कोई रिएक्शन गिवन नहीं थी। यहाँ पर रिएक्शन गिवन है अपने पास में, यानी फॉर दिस रिएक्शन यू डिफाइन द वैलेंसी फैक्टर। तो H3PO4 ने यहाँ पर कितने H प्लस दिए हैं? वैलेंसी फैक्टर मीन्स द नंबर ऑफ डोनेटेड H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ एसिड कितने H प्लस डोनेट कर रहा है? केवल 1। तो फॉर दिस रिएक्शन, ओनली फॉर दिस रिएक्शन द वैलेंसी फैक्टर इज 1। इट मीन्स फॉर दिस रिएक्शन नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। वैलेंसी फैक्टर का मीनिंग, अगर बात करते हैं कि किसी गिवन कंडीशन में, किसी गिवन रिएक्शन में अलग हो सकता है, और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ये कितने
H प्लस या OH माइनस देगा, वहाँ आंसर वैलेंसी वेक्टर का अलग हो सकता है। क्लियर है? तो रिएक्शन कंडीशंस ध्यान रखनी है। वैलेंसी वेरिएबल है, हाँ है। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की अगर वैलेंसी की बात करें, क्या वेरिएबल है? हाँ हो सकती वेरिएबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे मैं अगर बात करता फॉस्फोरस की वैलेंसी हम 3 भी बोलते हैं और 5 भी, वेरिएबल है। ऑक्सीजन की अगर बात करते तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है। +1 +2 -1 -2 -½ तो अगर बात करते कि वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है, इसीलिए जब भी हम किसी गिवन कंडीशन में वैलेंसी डिफाइन करेंगे तो बस उसी रिएक्शन के लिए डिफाइन करेंगे, ओवरऑल डिफाइन नहीं करेंगे। और अगर मैक्सिमम वैलेंसी की बात करता है तो फिर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि H3PO4 की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 3। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपने पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। एक कोई कंपोनेंट अपन मिक्सचर में बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कहाँ कैलकुलेट करेंगे? इन अ गिवन मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो वहाँ किसी एक कंपोनेंट के मोल्स और जितने भी कंपोनेंट उस मिक्सचर या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उन सबके मोल्स का जो रेशियो है, वो रेशियो अपने पास क्या है? मोल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, A + B, इसको मैं बोल देता हूँ सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, दे फॉर्म solution. Okay, moles of A Na and moles of B Nb, and mole fraction of A is XA and mole fraction of B is XB. क्लियर? ये अपने को गिवन है। नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A. मोल फ्रैक्शन ऑफ A is defined as moles of A. मोल्स ऑफ A कितना है? Na. मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो A की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो A के मोल्स हो गए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन में अपने पास टोटल कंपोनेंट कितने? 2। इन दोनों कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? Na + Nb. This is the mole fraction of A. Now if we want to calculate mole fraction of B, then mole fraction of B is equals to Nb upon Na plus Nb. Is this clear? क्लियर है भाई? एक स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ all components present in solution is always equal to 1. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है?
सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। तो यहाँ करके देख लेते हैं। ये अपने पास सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन अपने पास है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो एक्स ए प्लस एक्स बी, और भी कोई कंपोनेंट होता तो उसको भी ऐड कर देते। तो क्या आंसर 1 आएगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। मैंने एक्स ए की जगह रखा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी की जगह रखा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लिया एन ए प्लस एन बी, सॉल्व करो एन ए प्लस एन बी कितना आ गया 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ये अपने पास हो गया मोल फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ethanol in aqueous solution is 0.4, then calculate molality of the solution। मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलेलिटी फाइंड करनी है। क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन, ये गिवन है, और मोलेलिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो C2H5OH इथेनॉल, और एक वाटर से बन रहा है अपने पास क्या? सॉल्यूशन। क्लियर है? इथेनॉल के अपने पास मोल फ्रैक्शन है 0.4। यहां हम बात करते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1। इसकी मोल फ्रैक्शन H2O की अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? 0.4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। क्लियर है? तो अपने पास इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन आ गई 0.4, वाटर की मोल फ्रैक्शन आ गई 0.6। अगर मैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करता तो मैं लिखता मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? इक्वल्स टू कितना? 0.4। सेम इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर रिप्रेजेंट करना होता फॉर्मूले फॉर्म में, तो फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखता? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ C2H5OH इक्वल्स टू 0.6। क्वेश्चन में गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.4। सॉल्यूशन एक्वस है, यानी इथेनॉल के अलावा अपने पास वाटर है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। तो इथेनॉल की अगर 0.4 है तो वाटर की कितनी हो जाएगी? 0.6। फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने लिखा और कुछ भी नहीं किया है। अब अगर मैं कहता है इसको डिवाइड कर दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कितना आ जाएगा ये अपने पास सॉल्व करने पर? 2/3। बोलो क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड मोल्स ऑफ वाटर। ये जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है ना, ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही किसके इक्वल है? मोल्स के रेशियो के। जो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बस यही था,
रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मोल्स, बिकॉज टोटल मोल्स से टोटल मोल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास बचता क्या है, मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 2/3। इज दिस क्लियर? इट मीन्स in 3 mole H2O 2 mole C2H5OH is present. Is this clear? In 3 mole H2O 2 mole C2H5OH is present. Question था calculate molarity of the solution. मोलरिटी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहां मोलरिटी का फॉर्मूला अपने पास है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब एक्वस सॉल्यूशन पहले से ही बोल रखा है, इसलिए अपने पास सॉल्यूट के फॉर्म में कौन हो गया, C2H5OH। कंडीशन एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है एग्जामिनर ने, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। क्लियर? तो अगर मैं कहता मोल्स ऑफ सॉल्यूट C2H5OH कितने आ गए अपने पास, 2 मोल्स। 2 मोल्स किसके हैं, C2H5OH। क्लियर? अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, नहीं मास ऑफ अपने को क्या चाहिए, वाटर। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, मास ऑफ H2O। तो अपने पास वाटर के मोल्स कितने हैं, 3। वाटर कितना मोल है, 3 मोल्स, और मास ऑफ H2O चाहिए। तो मोल का फॉर्मूला अपने पास है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। तो वेट इन ग्राम्स अगर चाहिए तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मोल्स इनटू मोलर मास। वाटर के मोल्स कितने अपने पास, 3, और मोलर मास H2O का कितना होता है, 18। टोटल कितना आ गया, 54 ग्राम। बोलो क्लियर है? वाटर अपन सॉल्व कर चुके, 3 मोल वाटर है, 3 मोल वाटर को मैंने ग्राम्स में अगर चेंज करा वो आ गया 54 ग्राम्स। अब मेरे को चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, लेकिन किस में चाहिए, किलोग्राम्स में। तो अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करता तो ये हो जाता 54/1000 किलोग्राम। ये वैल्यू मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, 54/1000, ये हो गया 2 × 1000 अपॉन 54, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या था, मोल फ्रैक्शन गिवन था और फाइंड क्या करना था अपने को, मोलेलिटी। फाइंड क्या करना था, मोलेलिटी। गिवन क्या था, मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हम एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ये क्लियर है? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपने पास है परसेंटेज। परसेंटेज को हम 3 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंट, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे W बाय कैपिटल W परसेंट। अब यहाँ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ही कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं सॉल्यूट की। इट मीन्स ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा।
परसेंटेज जो डिफाइन कर रहे हैं वो सॉल्यूट की परसेंटेज है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो अगर फॉर्मूले की बात करते तो वेट बाय वेट परसेंट मीन्स होता वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। अगर बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। क्लियर। अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करता तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। ये तीन फॉर्मूले अपने पास किसके हैं, परसेंट के। सिमिलर टाइप के दो फॉर्मूले और हैं जिनको अपन ने डिफाइन करा एज अ ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मीन्स आउट ऑफ 10 to the power 6। 10 to the power 6 मीन्स 1 million। पर सेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ppm मीन्स आउट ऑफ 10 to the power 6 और 1 million। इट मीन्स अगर मैं वेट बाय वेट ppm डिफाइन करता हूँ, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चंस में डिफाइन है वो वेट बाय वेट के फॉर्म में ppm डिफाइन है। कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 10 to the power 6। यहाँ परसेंट में अपन ने क्या लिया था, आउट ऑफ 100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। 100 में से कितने पार्ट हैं, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स मिलियन में से कितना पार्ट है। एक छोटा सा डिफरेंस परसेंट में और ppm में। सेम टू सेम ppb की अगर बात करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन मीन्स 10 to the power 9। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ppm मीन्स आउट ऑफ 10 to the power 6। ppb मीन्स आउट ऑफ 10 to the power 9। इसको भी मैं वेट बाय वेट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन कर रहा हूं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 10 to the power 9। इज दिस क्लियर। परसेंट में आउट ऑफ 100, ppm के अंदर आउट ऑफ 10 to the power 6, ppb मीन्स आउट ऑफ 10 to the power 9। ये अपने पास कुछ फॉर्मूले और हो गए। लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला अपने पास फॉर्मेलिटी। लास्ट एंड फाइनल अपने पास कैपिटल F, फॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला weight of solute
present or dissolved in unit volume of solution in liter. अब यहाँ जो मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है वो नई टर्म अपने पास है ग्राम फॉर्मूला वेट. ये ग्राम फॉर्मूला वेट क्या है अपने पास? ग्राम फॉर्मूला वेट. It is defined as ratio of weight of solute in grams upon formula weight. ग्राम फॉर्मूला वेट मीन्स वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स अपॉन फॉर्मूला वेट. अब ये फॉर्मूला वेट क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला वेट? एटॉमिक वेट अपन ने पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट अपन ने पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट अपन ने पढ़ा. अभी एक और नई टर्म है फॉर्मूला वेट. whenever a solute is dissociate or associate in the solution, whenever solute जो solution में हम या solvent में ऐड कर रहे हैं, if that solute on dissolution in solution or solvent dissociate और associate, या तो टूट जाए पार्टिकल्स किसके? सॉल्यूट के, या फिर आपस में एसोसिएट हो जाए, देन उसका जो वेट होगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल नहीं होता. कि मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन. तो जैसे ही एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इज acetic acid dimerize. This process is known as dimerization. This is dimer of acetic acid. This form of acetic acid exists in the solution. अब एसिडिक एसिड इस फॉर्म में बेंजीन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इस डाइमर की फॉर्म में सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर मैं कहता मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक एसिड कितना लिखते हैं हम? मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 60. क्लियर? लेकिन मैं लिखता फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन, तो आंसर अपने पास जाता 120. मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट मीन्स मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है, बट इन सम कंडीशंस सॉल्यूट में डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन. In those cases we consider formula weight. तो in this condition when we add acetic acid in benzene, बेंजीन में एसिटिक एसिड डाइमर बना लेता है, तो डाइमर को कंसीडर करना है फॉर्मूले के फॉर्म में. अब ये फॉर्मूला नहीं है एसिटिक एसिड का बेंजीन के अंदर. तो अगर मैं बात करता फॉर्मूला वेट की, तो फॉर्मूला वेट ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन इज 120. तो यहाँ 120 यूज करेंगे, यहाँ 120 यूज कर लिया. अब जो वेट गिवन होता फॉर्मूलेटी फाइंड कर लेते, कि मतलब क्वेश्चन में करता हूँ 6 ग्राम एसिडिक एसिड डिजॉल्व इन 100 ml
benzene solution, 6 gram acetic acid dissolved in 100 ml benzene solution, then find its formality. तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस किस सॉल्यूट का किस किस सॉल्वेंट में एसोसिएशन होता है. दिमाग में आता है इतना कितना याद करेंगे, तो NCERT में जितने अपने पास एग्जाम्पल्स हैं वो लर्न करने हैं. उसके बाहर का ज़्यादा कुछ ना तो आज तक आया है ना कोई प्रोबेबिलिटी उसके आने की. क्योंकि अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कौन किस तरीके से एसोशिएट होगा, तो फिर ये कोई टेबल बनानी पड़ेगी अपने को, और वो टेबल किसी यूज़ की नहीं है अपने पास. तो अपने पास लिमिटेड एग्जाम्पल्स है एसोसिएशन के. मैं डिसोसिएशन क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. तो दुनिया के जितने भी सॉल्ट्स तुम्हारे पास में हैं, तुम उन सारे सॉल्ट्स को डिसोशिएट करना सीख चुके हो. तो इसलिए मेरे लिए डिसोशिएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्यों? वो बहुत इजी प्रोसेस है. यू नो द डिसोशिएशन प्रोसेस, डिसोशिएट कैसे होगा, क्या बनेगा, ये हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं. बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, कि एसोसिएशन कौन सा सॉल्यूट किस फॉर्म में किस सॉल्वेंट में एसोसिएट होगा. डाइमर बनाएगा, ट्राइमर बनाएगा, टेट्रामर बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा. ये हम कैसे पता करेंगे? दिस इज ओनली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड. इट मीन्स हमको लर्न करना ही पड़ेगा. और लर्न करना कितना है? जितना अपने पास NCERT में एग्जाम्पल्स गिवन है. तो NCERT में केवल 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, एसिटिक एसिड इन बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. ये दोनों ही डाइमर बनाते हैं. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है, देन एग्जामिनर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलीमर, दैट द पॉलीमर इज डाइमर और ट्राइमर और टेट्रामर, कि कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है एग्जामिनर के. अदरवाइज टू डिफिकल्ट टू फाइंड दैट विच सॉल्यूट इन विच सॉल्वेंट डाइमर बनाएगा या ट्राइमर बनाएगा या टेट्रामर बनाएगा, किस तरीके से एसोसिएशन होगा, टू डिफिकल्ट फॉर अननोन सॉल्यूट एंड अननोन सॉल्वेंट. तो यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं एसिडिक एसिड इन बेंजीन और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर. ये हमको हमेशा के लिए लर्न करना है. तो अब मैं अगर बात करता हूँ फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट. ग्राम फॉर्मूला वेट की जगह मैं लिख दूँ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन फॉर्मूला वेट, और यहां आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. क्लियर? तो वेट कितना गिवन है? 6 अपॉन इसका फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा? 120, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1000. ये आ गई फॉर्मेलिटी. सेम क्वेश्चन होता और सेम क्वेश्चन में वो कहता फाइंड मोलरिटी. क्वेश्चन क्या कहता? फाइंड मोलरिटी. तो मोलरिटी कैसे फाइंड करते? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यहां मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइड बाय 1000, ये लीटर में. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी. Whenever association or dissociation takes place, then the formula of the solute changes. In that case, we calculate formality. Otherwise, अगर कोई सॉल्यूट ना सॉल्यूशन में एसोशिएट हो रहा है ना डिसोशिएट हो रहा है, तो ये जो फॉर्मूला वेट होगा, ये फॉर्मूला वेट किसके इक्वल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट के. इफ देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोशिएशन. If there is no association or
dissociation of solute takes place in the solution, then the formula weight is equals to molecular weight, or the formality is equals to molarity. मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट में डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल्स अगर एसोसिएट या डिसोशिएट हो जाएंगे तो हम मॉलिक्यूलर वेट टर्म की जगह फॉर्मूला वेट टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूट का ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है तो जो उसका फॉर्मूला वेट है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल है, और अगर फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा तो फॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मोलरिटी के। इज दिस क्लियर? ये स्टेटमेंट ध्यान रखना अपने को कि इफ सॉल्यूट नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन देन फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी फॉर दैट सॉल्यूशन। तो ये अपने पास कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स हो गई। स्टार्टिंग से बात करते हैं मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, परसेंटेज एंड देन लास्ट फॉर्मेलिटी। इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।